Dear students, good morning all of you. प्रीवियस क्लास में 10th क्लास में चैप्टर जो हमारा चल रहा है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, उसमें हमने इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया पढ़ा था। ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट हुए हैं वो हमने देखा था। आज की हमारी क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स, कॉम्पीट और पेरिस। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, जो छोटे उत्पादक है, उनके सामने दो विकल्प होते हैं, या तो कॉम्पीट और या पेरिस। या तो जो है उनके सामने जो ऑप्शन होता है कॉम्पीट करने का, या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाने का। दूसरा टॉपिक हम देखेंगे राइजिंग कंपटीशन, किस प्रकार कंपटीशन बढ़ रहा है वो देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। कंपटीशन और जो एम्प्लॉयमेंट की जो अनिश्चितता है वो हम देखेंगे। और लास्ट टॉपिक होगा हमारा द स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए स्ट्रगल। तो देखते हैं टॉपिक हमारा स्मॉल प्रोड्यूसर्स, कॉम्पीट और पेरिस। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। इससे पहले हम देखेंगे स्मॉल प्रोड्यूसर्स, कॉम्पीट और पेरिस। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उनके सामने जो ऑप्शन होते हैं वो है कॉम्पीट, या तो आप कॉम्पीट करो, प्रतिस्पर्धा करो, और पेरिस, या फिर पेरिस हो जाओ, आप नष्ट हो जाओ। दो ही उनके सामने विकल्प होते हैं। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो छोटे उत्पादक होते हैं, उनके सामने केवल 2 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। फॉर ए लार्ज number of small producers and workers, globalization has posed major challenges. तो ग्लोबलाइजेशन ने बड़ी संख्या में जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है और जो वर्कर्स है उनके लिए चैलेंजेज को खड़ा किया है। बहुत सारी जो चैलेंजेज है वो इनके सामने आई है। किनके सामने? स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स। जो ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस चालू हुई है उसने स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स के सामने चैलेंजेज को खड़ा किया है। तो किस प्रकार चैलेंजेज आई है, किस प्रकार का कॉम्पिटिशन्स इनको देखना पड़ रहा है वो हम देखते हैं। राइजिंग कंपटीशन, बढ़ती हुई प्रतियोगिता, कंपटीशन। तो एग्जाम्पल के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया है। रवि डिड नॉट expect that he would have to face a crisis in such a short period of his life as industrialist। तो रवि नाम का एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको ये अपेक्षा नहीं थी कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में अपने जीवन की छोटी अवधि में ही, शॉर्ट पीरियड में ही उसको संकट का सामना करना पड़ेगा। ये उसको एक्सपेक्ट नहीं था, उसको ये आशा नहीं थी। रवि टुक लोन फ्रॉम द बैंक टू स्टार्ट हिज ओन कंपनी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटर्स इन 1992। तो रवि ने 1992 में जो एक बैंक है उससे लोन लिया था। रवि टुक a loan from a bank to start his own company। उसकी ओन कंपनी है उसको चालू करने के लिए। प्रोड्यूसिंग कैपेसिटर्स, जिसमें कैपेसिटर्स का प्रोडक्शन होता है। इन ओसर, एन इंडस्ट्रियल टाउन इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में है ओसर। ओसुर में कैपेसिटर्स का निर्माण करने की
कंपनी इसने एस्टेब्लिश की, उसके लिए इसने बैंक से लोन लिया। कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक होम appliances including ट्यूबलाइट, टेलीविजन, etc। तो कैपेसिटर्स जो है वो यूज किए जाते हैं मैनी इलेक्ट्रॉनिक होम एप्लियंसेस में, जैसे ट्यूबलाइट, टेलीविजन, इनमें कैपेसिटर काम आता है। तो कैपेसिटर्स का प्रोडक्शन करने के लिए रवि ने बैंक से लोन लेकर अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश किया। Within 3 years, he was able to expand production and had 20 workers working under him. 3 वर्षों के अंदर ही वो अपने प्रोडक्शन का विस्तार करने में एबल हो गया और उसकी कंपनी में 20 वर्कर्स जो है काम करने लग गए। His struggle to run his company started when the government removed restrictions on imports of capacitors as per its agreement at WTO in 2001। तो अपनी कंपनी को चलाने में उसका संघर्ष तब चालू होता है जब गवर्नमेंट ने 2001 में WTO के एग्रीमेंट के अनुसार कैपेसिटर्स के आयात पर से जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको रिमूव कर दिया। तब उसका संघर्ष चालू होता है जब उसकी कंपनी प्रोडक्शन करती है और इधर जो WTO है उसके एग्रीमेंट के अनुसार जो गवर्नमेंट है वो रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर देती है, यानी बाहर से कैपेसिटर्स आने लग जाते हैं, आयात होने लग जाता है, तो उसकी कंपनी जो है लॉस में आ जाती है। तो उसका संघर्ष जो है चालू हो जाता है। His main clients, the television companies, used to buy different components including capacitors in bulk for the manufacturer of television sets। उसके मुख्य क्लाइंट्स में जो उसके ग्राहक है, जो मुख्य क्लाइंट्स है, उनमें टीवी कंपनियां भी शामिल है, जो क्या करती है, जो टीवी सेट्स का निर्माण करने में कैपेसिटर्स के अलावा विभिन्न जो कंपोनेंट्स है उनको खरीदती है और टीवी सेटों का निर्माण करती है। However, competition from the MNC's brands forced the Indian television companies to move into assembling activities for MNC's। लेकिन MNC's के कॉम्पिटिशन्स ने भारतीय टेलीविजन कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयोजन कार्य करने के लिए विवश कर दिया है। Even when some of them bought capacitors, और उनमें से कुछ जब कैपेसिटर्स खरीदती थी, they would prefer to import as the price of the imported item was half the price charged by people like रवि। तो इनका आयात करना वो पसंद करती थी। इंपोर्ट क्यों करती थी? क्योंकि जो इंपोर्टेड जो सामान थे उनकी कीमत रवि जैसे लोगों द्वारा निर्धारित कीमत से आधी रह गई थी। इसलिए जो इंडिया में जो टेलीविज़न वगैरह टेलीविज़न की जो कंपनियां हैं वो कैपेसिटर्स और कंपोनेंट्स को बाहर से खरीदती थी क्योंकि उनकी प्राइस जो है कम होती थी। Ravi now produces less than half of the capacitors that they produced in the year 2000। अब रवि 2000 में निर्मित कैपेसिटर्स से आधे से भी कम कैपेसिटर्स का निर्माण करता है क्योंकि उसका जो प्रोडक्शंस है वो अब गिर गया है, क्योंकि कैपेसिटर्स और कंपोनेंट्स का इंपोर्ट होने के कारण उसकी कंपनी में जो कैपेसिटर्स और कंपोनेंट्स जो जिनका प्रोडक्शन होता है
उसका प्रोडक्शन जो है वो लेस देन हाफ ऑफ द कैपेसिटर, यानी आधा रह गया है। एंड हैज़ ओनली 7 वर्कर्स वर्किंग फॉर हिम। जो पहले उसके 20 कर्मचारी जो है काम करते थे, अब उसकी कंपनी में केवल वर्कर्स की संख्या 7 रह गई है। Many of Ravi's friends in the same business in Hyderabad and Chennai have closed their units. और इसके अलावा रवि के अनेक फ्रेंड्स जो हैदराबाद और चेन्नई में बिजनेस में थे, उन्होंने क्या कर दिया है, अपनी यूनिट्स को क्लोज्ड कर दिया है, बंद कर दिया है। बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक्स, टॉय, टायर्स, dairy products and vegetables oil are some examples of industries where the small manufacturers have been hit hard due to competition. तो जो competitions की जो heat पड़ी है वो किन के ऊपर पड़ी है? बैटरी, कैपेसिटर, प्लास्टिक, टॉय, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट, वेजिटेबल्स, ऑयल, ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ये कुछ उद्योग है, ऐसे उदाहरण है जहाँ प्रतिस्पर्धा के कारण जो है इन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर मार पड़ी है, हैव बीन हिट हार्ड। सेवरल ऑफ द यूनिट्स हैव शट डाउन रेंडरिंग मैनी वर्कर्स जॉबलेस। और कई यूनिट्स बंद हो गई है और इसके कारण जो है जो वर्कर्स है, मैनी वर्कर्स, वो जॉबलेस हो गए हैं। द स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया employ the largest number of workers, 20 millions in the country, next only to agriculture. भारत में जो the small industries in India employ the largest number of workers, 20 millions in the country, next only to agriculture. भारत में लघु उद्योगों में कृषि के बाद सबसे अधिक जो श्रमिक एम्प्लॉयमेंट करते हैं वो एग्रीकल्चर में करते हैं, 20 मिलियंस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। कंपटीशन प्रतिस्पर्धा और अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट की अनिश्चितता और प्रतिस्पर्धा। ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव substantially changed the lives of workers. तो वैश्वीकरण ने और कंपटीशन के प्रेशर ने वर्कर्स के जीवन को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। Faced with growing competition, most employers these days prefer to employ workers flexibly. बढ़ती हुई कंपटीशन के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देने में फ्लेक्सिबली यानी लचीलापन पसंद करते हैं। दिस मीन्स दैट वर्कर्स जॉब्स आर नो लॉन्गर सिक्योर। इसका मतलब ये है कि वर्कर्स का जो एम्प्लॉयमेंट है वो सुनिश्चित नहीं है, अब सिक्योर नहीं है, लंबे समय तक जो है सिक्योर नहीं है। जब भी यूनिट्स काम करती है तो उनको ले लिया जाता है, वर्क का प्रेशर होता है तो उनको ले लिया जाता है, और अगर वर्क कम होता है तो उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। तो उनका जो जॉब है वो नो लॉन्गर सिक्योर। Let us see how the workers in the garment export industry in India are having to bear this pressure of competition. अब हम देखते हैं कि इंडिया में जो वस्त्र निर्यात उद्योग है, गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया, वो इस दबाव को कैसे सहन कर रहे हैं वो हम देखते हैं। Large MNCs in the garment industry in Europe and America order their product from Indian exporters. तो अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय जो निर्यातक है, एक्सपोर्टर है,
भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की सप्लाई के लिए ऑर्डर देती है। These large MNCs with worldwide network look for the cheapest good in order to maximize their profits। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी MNCs लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे जो चीपेस्ट गुड्स होती है उनको खरीदती है। To get these large orders, Indian garment exporters try hard to cut their own cost। और इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक जो है अपनी लागत कम करने की कोशिश करते हैं। To get these large orders, इन लार्ज ऑर्डर्स को प्राप्त करने के लिए इंडियन गारमेंट्स एक्सपोर्टर्स ट्राई हार्ड टू कट देयर ऑन कॉस्ट, उनकी कॉस्ट को कम करने का प्रयास करते हैं। एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, तो जो कच्चे माल पर जो लागत आती है उसमें कटौती नहीं की जा सकती है। एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। एक्सपोर्टर्स ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट, तो एक्सपोर्टर क्या करते हैं, लेबर कॉस्ट को कट करने का ट्राई करते हैं। वेयर अर्लियर ए फैक्ट्री यूज्ड टू एम्प्लॉय वर्कर्स ऑन a permanent basis, now they employ workers only on a temporary basis so that they do not have to pay workers for the whole year। तो where earlier a factory used, कच्चे माल पर लागत में तो कटौती नहीं की जा सकती है, तो फिर क्या किया जा सकता है, इसलिए जो नियोक्ता है वो श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। किसमें कटौती करने की कोशिश करते हैं। Where earlier a factory used to employ workers on permanent basis, now the employer workers only on a temporary basis so that they do not have to pay workers for the whole year। तो वो जो वर्कर्स रखते हैं वो ओनली ऑन ए टेम्परेरी बेसिस के ऊपर एम्प्लॉयर रखे जाते हैं ताकि दे डू नॉट हैव टू पे वर्कर्स फॉर द होल ईयर, ताकि उनको होल ईयर जो है पे नहीं करना पड़े। वर्कर्स आल्सो हैव टू पुट इन वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, और इसके अलावा वर्कर्स के लिए काम के घंटे ज़्यादा रखे जाते हैं। एंड वर्क नाइट शिफ्ट्स ऑन ए रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द पीक सीजन, जब पीक सीजन आती है, जब सीजन अच्छा चलता है तो नाइट शिफ्ट्स भी चलती है और वर्कर्स से जो है नाइट में भी काम में लिया जाता है। वेजेज आर लो, इनके वेजेज लो होते हैं। एंड वर्कर्स आर फोर्स्ड टू वर्क ओवर टाइम टू मेक बोथ एंड्स मीट, और उनसे ओवर टाइम काम करने के लिए भी उनको फोर्स किया जाता है। While this competition among the garment exporters has allowed the MNCs to make large profits, workers are denied their fair share of benefits brought about by globalization। हालांकि वस्त्र निर्यातकों के बीच कंपटीशन से MNCs को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, लेकिन वैश्वीकरण के कारण लाभ में श्रमिकों को जो है न्यायोचित हिस्सा नहीं मिला है। जो वर्कर्स है उनको फायदा नहीं हुआ है, जो MNCs है उनको फायदा पहुंचा है। अब हम देखते हैं गारमेंट वर्कर, जो रेडीमेड जो कपड़ा श्रमिक है उनकी क्या हालात है वो देखते हैं। 35 years old सुशीला हैज स्पेंट मैनी years as a worker in garment export industry of Delhi। 35 साल की सुशीला ने दिल्ली के एक वस्त्र निर्यातक उद्योग में एक श्रमिक के रूप में कई साल तक काम किया। She was employed as a permanent worker entitled to health insurance, provident fund, overtime at double rate। तो एक स्थायी श्रमिक के रूप में जब उसका अपॉइंटमेंट हुआ
तो स्वास्थ्य बीमा, प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि और ओवर टाइम के लिए दुगुनी मजदूरी की वो हकदार थी। She was employed as a permanent worker entitled health insurance provident fund overtime at a double rate when Sushila's factory closed in the late 1990s। लेकिन जब 1990s में सुशीला की फैक्ट्री क्लोज हो गई, आफ्टर सर्चिंग फॉर अ जॉब फॉर 6 months, तो अंतिम वर्षों में 6 माह तक एम्प्लॉयमेंट की तलाश के बाद में सी फाइनली गॉट अ जॉब, उसको जॉब प्राप्त हुई 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वायर सी लीव्स, यानी वो जहाँ रहती है उससे 30 किलोमीटर्स अवे उसको जॉब प्राप्त हुई। इवन आफ्टर वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 7 years, यहाँ वो 7 years, यहाँ पर वो कई वर्षों के बाद काम करने के बाद भी सी इज़ अ टेम्परेरी वर्कर, वो अभी भी टेम्परेरी वर्कर है एंड अर्न्स लेस देन हाफ ऑफ व्हाट शी वाज अर्निंग अर्लियर, यानी जो जितना वो पहले कमाती थी उसका केवल आधी मजदूरी यहाँ पर उसको प्राप्त होती है। सुशीला लीव्स हर हाउस एवरी मॉर्निंग, सुबह जल्दी निकल जाती है 7 days a week at 7:30 AM, यानी वो 7 days जो है वीक में काम करती है और 7:30 बजे निकल जाती है एंड रिटर्न एट 10 PM, और वापस रात को 10 बजे वो घर आती है। डे ऑफ फॉर्म वर्क मीन्स नो वेज, सी हैज़ नन ऑफ द बेनिफिट्स सी यूज्ड टू गेट अर्लियर, अब उसको किसी भी प्रकार के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। फैक्ट्रीज क्लोजर टू हर होम है वाइडली फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर्स एंड देयरफॉर पे इवन लेस, और इसके अलावा उसके घर के समीप की फैक्ट्रियों को काफ़ी अस्थिर ऑर्डर मिलते हैं और इसलिए वो कम वेतन उसको देती है। तो ये हमने पढ़ा था गारमेंट वर्कर, जो गारमेंट वर्कर है उसकी क्या हालत है वो हमने देखा था। The conditions of work and the hardship of the workers described above have become common to many industrial units and services in India। तो ये जो सर्कमस्टेंसेस हमने देखी थी, ये परिस्थितियां हमने देखी थी, उपरोक्त कार्य परिस्थितियां और वर्कर्स की जो कठिनाइयां हैं वो भारत के अनेक इंडस्ट्रियल यूनिट्स और सर्विसेज में अब सामान्य बात हो गई है। मोस्ट वर्कर्स टुडे आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, अगर हम वर्तमान में देखें तो मोस्ट ऑफ वर्कर्स जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में काम करते हैं। मोर एवर इंक्रीजिंगली कंडीशंस ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैव कम टू रिजेंबल द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। यही नहीं, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कार्य परिस्थितियां अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के समान होती जा रही है। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स सच एज सुशीला नो लॉन्गर गेट द प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट्स दैट द एंजॉयड अर्लियर। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स जैसे कि सुशीला को अब कोई प्रोटेक्शन और बेनिफिट्स नहीं मिलता है जिसका वो पहले एंजॉय करती थी, उपभोग करती थी। पहले जो जिस फैक्ट्री में जिस सेक्टर्स में वो काम कर रही थी, जो बेनिफिट्स उसको मिल रहे थे, जो प्रोटेक्शन उसको मिल रही थी, वो अब सुशीला को ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में नहीं मिल रही है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, लास्ट टॉपिक, द स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए स्ट्रगल। द अबव एविडेंस इंडिकेट्स दैट नॉट एवरीवन हैज बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। तो उपयुक्त एविडेंस ये संकेत करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है, बेनिफिटेड नहीं रहा है। पीपल विद एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो जो शिक्षित है, जो स्किल्ड पर्सन है और जो रिच पर्सन है, उनको ग्लोबलाइजेशन से
नए नई अपॉर्चुनिटीज मिली है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, देयर आर मैनी पीपल हु हैव नो शेयर्ड द बेनिफिट्स, लेकिन दूसरी तरफ अनेक लोग ऐसे हैं जिनको बेनिफिट्स में हिस्सा नहीं मिला है। जो ग्लोबलाइजेशंस का जो बेनिफिट हुआ है वो बहुत सारे लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। और कुछ लोग ऐसे हैं, people with education, skill, wealth have made the best use of the new opportunities. इनको ग्लोबलाइजेशंस ने न्यू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करवाई है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ग्लोबलाइजेशंस का बेनिफिट प्राप्त नहीं हुआ है। सिंस ग्लोबलाइजेशन इज नाउ ए रियलिटी, तो वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है, रियलिटी है। द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ये है कि वैश्वीकरण को अधिक फेयर कैसे बनाया जा सकता है, न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो जो न्याय संगत वैश्वीकरण है वो क्या करता है, सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। Fair globalization would create opportunities for all and also ensure that the benefits of globalization are shared better. और ये भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी हिस्सेदारी हो, सबका शेयर हो, बेटर शेयर हो। द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। तो इस प्रक्रिया में गवर्नमेंट भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सरकार इसको संभव बनाने के लिए जो है मेजर रोल क्या कर सकती है, प्ले कर सकती है। इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड द पावरफुल बट ऑल द पीपल इन द कंट्री। तो इसकी क्या भूमिका है भाई, इसकी ये है, इसकी नीतियों को केवल जो धनी और प्रभावशाली लोग हैं उनके लिए नहीं बनाया जाए, बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण इसको करना चाहिए। जो पावरफुल है, रिच पर्सन्स है, उनके लिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज नहीं बनानी चाहिए, बल्कि जो पीपल और भी है कंट्री में उनका भी ध्यान रखना चाहिए। You have read about some of the possible steps that government can take. तो आपने गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाले कुछ स्टेप्स के बारे में पढ़ा है। गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है? फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, द गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉ आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। एक तो क्या किया जा सकता है, सरकार ये सुनिश्चित कर सकती है कि जो लेबर लॉज है उनको प्रॉपर रूप से क्या किया जाए, इम्प्लीमेंटेड किया जाए। जो लेबर लॉ बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, जो लेबर लॉ बनाए हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड किया जाए एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट्स। और इसके अलावा वर्कर्स को अपने अधिकार मिले। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग एनफ टू कंप्लीट। और इसके अलावा सरकार क्या कर सकती है, सरकार स्मॉल प्रोड्यूसर्स को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक कि कंपटीशन के लिए वो समर्थ न हो जाए, तब तक उसकी हेल्प करना चाहिए। गवर्नमेंट ये कर सकती है। तो आपकी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोबलाइजेशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप उठा सकती है। तो आपको यहाँ से लिखना है गवर्नमेंट क्या कर सकती है। गवर्नमेंट कैन एंश्योर लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। एक तो यह है कि जो लेबर लॉज बनाए गए हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड किया जाए, और दूसरा है द वर्कर्स गेट द राइट्स। जो वर्कर्स को जो राइट्स मिले हुए हैं वो उनको मिले। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। और इसके अलावा सपोर्ट कर सकती है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए सपोर्ट कर सकती है टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग एनफ टू कॉम्पीट, जब तक कि वो कॉम्पीट करने के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाए। इफ नेसेसरी, यदि जरूरी हुआ तो और भी क्या करना चाहिए। द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स का यूज भी कर सकती है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर रोक लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है, और निवेश के ऊपर, व्यापार के ऊपर
जो बाहर से जो MNCs आ रही है उनके ऊपर बैरियर्स लगा सकती है, ये भी कर सकती है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, तो अंडरलाइन करना है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स है उनका भी उपयोग कर सकती है, अवरोधकों का उपयोग कर सकती है। इट कैन negotiate at the WTO for fairer rules, और इसके अलावा यह न्याय संगत नियमों के लिए WTO से समझौते भी कर सकती है। इसके अलावा जो WTO है उससे भी समझौते कर सकती है। इट कैन आल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द WTO, और इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को जो है आपस में मिलकर उनके खिलाफ फाइट करना पड़ेगा। जो WTO में जो विकसित देशों का जो वर्चस्व है उनके अगेंस्ट भी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको जो है सिमिलर इंटरेस्ट के लिए जो है फाइट करना पड़ेगा। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों में massive campaigns and representation by people's organization have influenced important decisions relating to trade and investment the WTO। तो पिछले कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने WTO के व्यापार निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण जो डिसीजंस है उनको प्रभावित किया है। जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है रिलेटिंग टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एट द WTO के जो ट्रेड है इन्वेस्टमेंट है उनसे जो रिलेटेड डिसीजंस है उनको इन्फ्लुएंस किया है। किसने किया है? मैसिव कैंपेन्स एंड रिप्रेजेंटेशंस बाय पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस ने। दिस हैज demonstrated that people also can play an important role in the struggle for fair globalization, और ये प्रदर्शित करता है कि जनता भी फेयर ग्लोबलाइजेशन के स्ट्रगल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जो पीपल है वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन की का जो स्ट्रगल है उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं पीपल। तो पीपल की भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी जो ग्लोबलाइजेशन की जो का जो स्ट्रगल है उसमें वो अपनी भूमिका को अदा करे। तो इस प्रकार जो है ये हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक न्यू टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।